शादी के ठीक 3 साल बाद पिता अचानक अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए। उनके हाथ में बेटी की पसंद की मिठाई थी और दिल में बस एक खुशी थी कि अचानक सामने देखकर उनकी बेटी खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। घर वालों के चेहरे पर जो घबराहट उन्होंने देखी, उनके मन में एक अनजाना डर सा बैठ गया। उन्होंने घबरा कर पूछा, मेरी बेटी निधि नहीं दिख रही, कहाँ है वो? सास राधा देवी ने घबराते हुए कहा, वो निधि बाजार गई है। तभी जेठानी मेघा ने बात बदलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, वो निधि मंदिर गई हुई है। तो सास राधा देवी ने कहा बाजार गई है और जेठानी मेघा ने कहा मंदिर गई है। मगर तभी घर के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनते ही पिता रतनलाल का दिल कांप उठा। वो किसी की बात सुने बिना सीधे अंदर चले गए और फिर अंदर जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उनकी बेटी 3 साल से कौन सा दर्द छिपाकर हर बार खुद को खुश बताती रही? ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जिसे देखकर एक पिता तक की आत्मा कांप उठी? 3 साल पहले तक निधि की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो अपने पिता रतनलाल, माँ हेमा और छोटे भाई माधव के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। रतनलाल की किराने की दुकान थी। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर ठीक ठाक चल रहा था। निधि ने बीएड किया था और पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वो घर की सबसे समझदार लड़की थी। वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा माँ के हाथ में रख देती और अपनी माँ हेमा से कहती, माँ मेरे खर्च हैं ही कितने, ये पैसे आप रख लो, घर के खर्चे में काम आएंगे। माँ हेमा हर बार निधि से यही कहती, बेटी कुछ पैसे अपने लिए भी रख लिया कर। निधि हंसकर अपनी माँ को जवाब देती, मेरे अपने आप लोग ही तो हैं। रतनलाल अक्सर अपनी बेटी को देखते हुए अपनी पत्नी हेमा से कहते, जिस घर में जाएगी वहां सबका दिल जीत लेगी मेरी बेटी। एक दिन शाम को रतनलाल दुकान से थोड़ा जल्दी घर लौटे। उनके साथ उनके पुराने जानकार मणिशंकर भी थे। चाय पीते पीते मणिशंकर ने रतनलाल से कहा, भाई साहब, निधि के लिए एक अच्छा रिश्ता है। लड़का शहर में अपने बड़े भाई के साथ कपड़ों का कारोबार करता है। घर अच्छा है, लोग भी ठीक हैं और सबसे बड़ी बात, कोई मांग नहीं है। हेमा ने तुरंत मणिशंकर से पूछा, लड़का कैसा है? मणिशंकर ने रतनलाल और हेमा को बताते हुए कहा, पढ़ा लिखा है, शांत स्वभाव का है, नाम शुभम है। पिता चंद्रशेखर को मैं कई सालों से जानता हूँ। समाज में उनकी अच्छी इज्जत है। रतनलाल ने उसी समय कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने 2-3 जगह से परिवार के बारे में पता कराया। जहां भी पूछते लोग यही कहते कि परिवार अच्छा है, कारोबार पुराना है और घर में किसी चीज की कमी नहीं। कुछ दिनों बाद शुभम अपने माता पिता, बड़े भाई विनय और भाभी मेघा के साथ निधि को घर देखने आया। घर में हल्की सी घबराहट थी। हेमा बार बार रसोई और बैठक के बीच आ जा रही थी। जब शुभम ने निधि से अलग बैठकर बात की, तो शुभम ने निधि से पूछा, आप शादी के बाद भी नौकरी करना चाहेंगी? निधि ने शुभम से साफ कहा, हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन घर की जिम्मेदारी के साथ जो ठीक लगेगा वही करूंगी। शुभम ने मुस्कुराकर निधि से कहा, नौकरी करना या न करना आपका फैसला होना चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। निधि को शुभम की ये बात अच्छी लगी। कुछ देर बाद शुभम का परिवार चला गया। उनके जाते ही माँ हेमा ने निधि को पास बैठाकर पूछा, कैसा लगा लड़का? निधि ने धीरे से अपनी माँ से कहा, ठीक लगा। माधव तुरंत अपनी माँ और बहन से बोला, माँ, दीदी को ठीक लगा मतलब हाँ है। निधि ने पास रखा कुशन उठाकर अपने भाई माधव की तरफ फेंक दिया। रतनलाल ने भी बेटी की आंखों में खुशी देख ली थी। 2 दिन बाद लड़के वालों की तरफ से भी हाँ आ गई और रिश्ता तय कर दिया गया। रतनलाल ने ये रिश्ता इसलिए तय किया क्योंकि उन्हें लगा था कि शुभम समझदार है, परिवार की कोई मांग नहीं है और सबसे जरूरी बात, निधि भी खुश है। उन्हें बड़े घर या पैसे का लालच नहीं था। वे बस चाहते थे कि उनकी बेटी को सम्मान मिले। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रोज रिश्तेदार आते, कपड़ों की बात होती, गहनों की बात होती और निधि कभी खुश होती तो कभी चुपचाप माँ के पास बैठ जाती। शादी से कुछ दिन पहले निधि ने अपने पिता से कहा, पापा आपने बहुत खर्च कर दिया। पिता रतनलाल ने निधि से कहा, बेटी, शादी जिंदगी में एक बार होती है,
निधि अपने पिता से बोली, लेकिन मेरे लिए कर्ज मत लीजिएगा। रतनलाल ने मुस्कुराकर निधि से कहा, तू चिंता मत कर, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। निधि जानती थी कि पिता अपनी हैसियत से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी के आगे कुछ कहा नहीं जा सकता था। शादी अच्छे से हो गई। विदाई के समय निधि अपने पिता से लिपट कर बहुत रोई। रतनलाल ने निधि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, कोई परेशानी हो तो मन में मत रखना, मुझे जरूर बताना। निधि ने अपने आंसू पोंछते हुए पिता से कहा, आप बेकार चिंता करते हैं, मैं सब संभाल लूंगी। ससुराल पहुंचने के शुरुआती दिन अच्छे बीते। सास राधा देवी ने निधि को घर के नियम बताए। ससुर चंद्रशेखर कम बोलते थे। जेठ विनय ज्यादातर दुकान पर रहते और जेठानी मेघा घर की बड़ी बहू होने के नाते खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानती थी। शुभम निधि से प्यार से बात करता था। वो रात में निधि से कहता, कुछ दिन घर को समझ लो, फिर तुम्हारी नौकरी की बात भी करेंगे। निधि खुश थी। वो फोन पर अपनी माँ हेमा से कहती, यहाँ सब अच्छे हैं, मम्मी जी थोड़ा सख्त हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं हैं। शुभम भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ हेमा फोन पर निधि से पूछती, ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता? निधि अपनी माँ से कहती, अरे माँ, घर है तो काम होगा ही, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कुछ ही समय बाद निधि ने घर में नौकरी की बात छेड़ी। ये सुनकर सास राधा देवी का चेहरा बदल गया और उन्होंने निधि से कहा, नौकरी की क्या जरूरत है? हमारे घर में खाने पहनने की कमी है क्या? निधि ने धीरे से अपनी सास से कहा, कमी की बात नहीं है मम्मी जी, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। राधा देवी ने निधि को टोकते हुए कहा, अच्छा लगने वाली हर बात नहीं की जाती। घर की बहू घर संभाल ले तो ज्यादा अच्छा लगता है। रात में निधि ने अपने पति शुभम से कहा, आपने तो कहा था कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुभम ने लंबी सांस ली और निधि से कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी माँ को बुरा लगेगा। कुछ महीने रुक जाओ, फिर मैं बात करूंगा। निधि मान गई। धीरे धीरे घर के काम बढ़ते गए। सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों के डिब्बे बनाना, सास की दवा देना और दोपहर के खाने की तैयारी। जेठानी मेघा अक्सर निधि से कहती, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी पढ़ाई देखनी होती है, तुम अभी खाली हो, घर देख लिया करो। निधि कभी मना नहीं करती। उसे लगता था कि नए घर में सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। कुछ महीने बाद राधा देवी के घुटनों में दर्द शुरू हो गया। अब निधि उनकी मालिश भी करती, दवा देती और डॉक्टर के पास ले जाती। जब पिता रतनलाल ने पहली बार फोन पर निधि से मायके आने को कहा, तो निधि ने हंसकर अपने पिता को जवाब दिया, पापा, अभी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बिना उनका काम नहीं चलता, कुछ दिन बाद आऊंगी। रतनलाल गर्व से अपनी पत्नी हेमा से बोले, देखा हेमा, हमारी बेटी अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभाल रही है। हेमा ने भी खुशी से सिर हिला दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब फिर निधि को मायके बुलाया गया, तो निधि ने अपनी माँ से वही बात दोहरा दी, माँ, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। माँ हेमा ने निधि से कहा, लेकिन घर में और लोग भी तो हैं। निधि ने हल्का सा हंसकर अपनी माँ से कहा, सब अपने काम में लगे रहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसी बीच शुभम और विनय का कारोबार में नुकसान होने लगा। दुकान का पैसा बाजार में फंस गया था। घर में रोज पैसों की बात होने लगी। एक शाम सास राधा देवी ने निधि को अपने कमरे में बुलाया और कहा, देख बहू, घर पर थोड़ा मुश्किल समय है, अगर तेरे पापा कुछ पैसे दे दें तो हालात संभल सकते हैं। निधि ने चौंक कर अपनी सास से पूछा, कितने पैसे? सास ने निधि से कहा, अरे ज्यादा नहीं, बस 3 लाख। निधि के चेहरे का रंग उतर गया और उसने सास से कहा, मम्मी जी, पापा ने शादी के लिए पहले ही कर्ज ले रखा है, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। राधा देवी ने निधि से कहा, बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? निधि ने धीरे से अपनी सास से कहा, वो जितना कर सकते थे उससे ज्यादा किया है। राधा देवी का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने निधि को डांटते हुए कहा, अच्छा, अब हम पर एहसान जताएगी? निधि घबरा गई और उसने सास से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। रात में निधि ने इस बारे में शुभम से बात की। शुभम ने निधि से कहा, माँ ने गलत क्या कहा? अगर पापा जी मदद कर दें तो बाद में पैसे वापस हो जाएंगे। निधि ने शुभम से कहा,
लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, मैं उनसे नहीं मांग सकती। शुभम ने निधि से कहा, एक बार पूछने में क्या जाता है। निधि की आवाज भर्रा गई और उसने पति शुभम से कहा, आपको पता है ना, मेरी शादी में लिया गया कर्ज वो अभी तक चुका रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उनसे पैसे मांगूं? शुभम चुप हो गया। उस दिन पहली बार निधि को लगा कि शुभम उसकी बात सुन तो रहा है, लेकिन समझ नहीं रहा है। तभी एक दिन अचानक निधि के पिता रतनलाल के सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खबर सुनते ही निधि रो पड़ी और उसने ससुराल वालों से कहा, मुझे पापा के पास जाना है। सास राधा देवी ने निधि से कहा, अभी जाकर क्या करोगी? वहां तुम्हारी माँ भाई है ना? निधि ने बेबसी से शुभम की ओर देखा। शुभम ने निधि से कहा, मैं दुकान से लौटकर तुम्हें ले चलूंगा। निधि ने शुभम से कहा, तब तक बहुत देर हो जाएगी। फिर भी उसे अगले दिन ही मायके ले जाया गया। अस्पताल में पिता को कमजोर हालत में देखकर निधि का दिल टूट गया। रतनलाल ने निधि का हाथ पकड़कर उससे पूछा, तू ठीक है ना बेटी? वो चाहती तो उसी समय पिता को सब बता सकती थी। पैसे की बात, नौकरी की बात, घर के बढ़ते काम और शुभम की चुप्पी। लेकिन डॉक्टर ने कुछ देर पहले ही निधि से कहा था कि मरीज को तनाव नहीं देना है। इसीलिए निधि ने अपने आंसू रोकते हुए पिता से कहा, मैं बहुत खुश हूँ पापा, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। रतनलाल मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद निधि फोन पर हर बार अपने माता पिता से यही कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। व्यापार का नुकसान बढ़ता गया। एक दिन शुभम ने निधि से कहा, कुछ समय के लिए तुम्हारे सारे गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। निधि चौंक गई और उसने शुभम से पूछा, मेरे सारे गहने? शुभम ने निधि से कहा, बस कुछ महीनों की बात है। निधि ने कहा, लेकिन मुझसे पूछे बिना आपने ये फैसला कैसे कर लिया? शुभम बोला, परिवार की जरूरत है। निधि ने शुभम से कहा, परिवार में मेरी चीज पर हक नहीं है क्या? शुभम झुंझला गया और उसने निधि से कहा, अभी बहस करने का समय नहीं है। गहने ले लिए गए और कई महीनों बाद भी वापस नहीं आए। अब घर में निधि का सम्मान और कम होने लगा। सास राधा देवी हर बात पर निधि को ताना देती, मायके से कुछ लाई नहीं और यहाँ सवाल जवाब बहुत करती है। बड़ी बहू मेघा भी अपना काम छोड़कर निधि से कहती रहती, ये कर दो वो कर दो। अगर निधि थक कर बैठ जाती तो तुरंत राधा देवी या मेघा की आवाज आती। नई बहुओं को तो आजकल काम करने की आदत ही नहीं है। निधि रात में अकेले में शुभम से कहती, घर में मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। शुभम हर बार निधि से वही कहता, समय थोड़ा खराब है, तुम बात को दिल पर मत लिया करो। निधि शुभम से पूछती, हर पल मुझे ही क्यों सहना है? शुभम निधि से कहता, क्योंकि तुम समझदार हो। धीरे धीरे निधि को समझ आने लगा कि इस घर में समझदार उसी को कहा जाता है जो चुप रहे। एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल भी निकल गया। निधि मायके बहुत कम जाती। जब भी माँ हेमा फोन करके बुलाती, वो अपनी माँ से कहती, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी देखभाल के लिए मेरा होना जरूरी है। एक बार वो मायके आई तो माँ हेमा ने उसकी कलाई पर नीला निशान देखा। माँ हेमा ने तुरंत निधि से पूछा, ये कैसे लगा? निधि ने तुरंत अपना पल्लू नीचे कर लिया और माँ से बोली, अलमारी से लग गया माँ। हेमा ने निधि से कहा, निधि मेरी आंखों में देखकर सच सच बोल। निधि ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, आप बेकार चिंता करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी शाम शुभम उसे लेने आ गया। हेमा ने शुभम से कहा, कल चले जाना। शुभम ने हेमा से बोला, घर में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, निधि के बिना उन्हें परेशानी होती है। रास्ते में निधि ने पति शुभम से पूछा, आप आज ही क्यों आ गए? शुभम ने निधि से कहा, माँ ने बुलाया था। निधि की ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए शुभम से कहा, वहां सबको मेरी जरूरत है, लेकिन किसी को मेरी चिंता नहीं है। शुभम ने निधि की बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया। 3 साल तक यही चलता रहा। रतनलाल जब भी फोन पर कहते, बेटी मैं तुझसे मिलने आ जाऊं, निधि तुरंत मना कर देती। वो अपने पिता से कहती, आप यहाँ आकर क्या करेंगे पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेकार परेशान होंगे। रतनलाल पहले उसकी बात मान लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा।
एक दिन रतनलाल ने फोन पर निधि से कहा, शादी को 3 साल हो गए, मैंने तेरा घर ठीक से नहीं देखा, इस रविवार आ रहा हूँ। निधि की आवाज अचानक बदल गई। उसने अपने पिता से कहा, नहीं पापा, अभी मत आइए। पिता रतनलाल ने पूछा, क्यों? निधि ने पिता से बहाना बनाते हुए कहा, घर में थोड़ा काम चल रहा है। रतनलाल ने पूछा, कैसा काम? निधि ने कहा, बस मरम्मत वगैरह। रतनलाल ने सख्ती से पूछा, मुझे आने से इतना क्यों रोकती है? निधि कुछ पल चुप रही, फिर अपने पिता से बोली, मैं खुद जल्दी आऊंगी। इसके बाद फोन कट गया। रतनलाल ने अपनी पत्नी हेमा से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हेमा ने रतनलाल से कहा, मुझे भी नहीं। वो हर बार खुश होने की बात कहती है, लेकिन उसकी आवाज खुश नहीं लगती। कुछ दिनों बाद मोहल्ले की मंजू ताई रतनलाल की दुकान पर आई। उन्होंने धीमे स्वर में रतनलाल से पूछा, भाई साहब, निधि ठीक तो है? रतनलाल का दिल जोर से धड़का और उन्होंने मंजू ताई से पूछा, क्यों, क्या हुआ? मंजू ताई ने रतनलाल को बताते हुए कहा, मैं कल शहर के सरकारी अस्पताल गई थी। वहां मैंने निधि को देखा। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और वो बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उसकी सास उसे जल्दी से रिक्शे में बैठाकर ले गई। रतनलाल घबरा उठे। उन्होंने तुरंत निधि को फोन किया और पूछा, बेटी तो अस्पताल गई थी? निधि कुछ पल चुप रही, फिर पिता से बोली, नहीं तो। रतनलाल ने कहा, मंजू ताई ने तुझे देखा है। निधि ने झूठ बोलते हुए कहा, शायद कोई और हो। रतनलाल ने पूछा, तेरे माथे पर चोट है? निधि ने कहा, नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी पीछे से सास राधा देवी के चिल्लाने की आवाज आई और उन्होंने निधि से कहा, फोन बंद कर और नीचे आ। निधि ने घबराकर अपने पिता से कहा, पापा, बाद में बात करती हूँ। इसके बाद फोन कट गया। उस रात रतनलाल ने फैसला कर लिया कि अब वो बिना बताए बेटी के घर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी हेमा से भी कुछ नहीं कहा। सुबह चलते वक्त वो हेमा से बोले, दुकान के काम से बाहर शहर जा रहा हूँ। रास्ते में उन्होंने निधि की पसंद के लड्डू खरीदे, फिर उसके लिए हल्के हरे रंग की साड़ी ली। दोपहर तक वो निधि के ससुराल पहुंच गए। दरवाजा घर की नौकरानी रज्जो ने खोला। रतनलाल ने रज्जो से कहा, मैं निधि का पिता हूँ। ये सुनकर रज्जो का चेहरा बदल गया। वो रतनलाल से कुछ कहती, उससे पहले ही पीछे से सास राधा देवी की आवाज आई। राधा देवी ने रतनलाल को देखकर कहा, अरे समधी जी, आप अचानक? रतनलाल मुस्कुराए और राधा देवी से बोले, जी हाँ, सोचा बेटी को चौंका दूं। राधा देवी दरवाजे के बीच खड़ी रहीं और उन्होंने रतनलाल से बोला, निधि घर पर नहीं है। रतनलाल ने राधा देवी से पूछा, कहाँ गई है? राधा देवी बोली, निधि बाजार गई है। तभी बड़ी बहू मेघा अंदर से आई और उसने बोला, निधि मंदिर गई है। रतनलाल ने उन दोनों को देखा, एक बाजार कह रही थी तो दूसरी मंदिर। तब राधा देवी ने बात संभालते हुए रतनलाल से कहा, पहले मंदिर गई होगी, फिर बाजार चली गई होगी। रतनलाल ने जेब से अपना फोन निकाला और निधि को कॉल किया। तभी घर के अंदर ही कहीं निधि का मोबाइल बजने लगा। कुछ ही सेकंड में घंटी बंद हो गई। रतनलाल ने राधा देवी और मेघा से पूछा, फोन घर में है और निधि बाहर? मेघा ने रतनलाल से कहा, भूल गई होगी। रतनलाल को अब यकीन हो गया कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। वे मुड़कर बाहर जाने लगे। तभी घर के पीछे से कांच टूटने की आवाज आई और उसके तुरंत बाद धीमी सी चीख सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, पापा। रतनलाल रुक गए। वो आवाज उनकी बेटी निधि की थी। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और सीधे घर के अंदर चले गए। आवाज पीछे वाले कमरे से आ रही थी। कमरे के बाहर ताला लगा था। रतनलाल ने वहां खड़ी मेघा से पूछा, इसमें कौन है? मेघा ने झूठ बोलते हुए रतनलाल से कहा, पुराना सामान रखा है। तभी कमरे के अंदर से किसी की खांसने की आवाज आई। रतनलाल ने दरवाजे पर हाथ मारकर जोर से कहा, निधि। कमरे के अंदर से कांपती हुई निधि की आवाज आई, पापा, आप चले जाइए। रतनलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने राधा देवी से गुस्से में कहा, चाबी दीजिए, जल्दी ताला खोलिए। राधा देवी ने रतनलाल को शांत करते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। रतनलाल ने अपना फोन निकालते हुए राधा देवी से कहा, चाबी दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा।
मजबूरी में राधा देवी ने ताला खोला। दरवाजा खुलते ही रतनलाल के हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया। उनकी सांसें थम गईं। निधि जमीन पर बदहाल बैठी थी। उसके माथे पर सूजन थी, कलाई पर उंगलियों के निशान थे। उसके ठीक सामने एक कागज और कलम रखी थी। रतनलाल रोते हुए उसके पास बैठे और अपनी बेटी से बोले, बेटी, इन लोगों ने क्या हालत कर दी है तेरी। निधि रोते हुए अपने पिता से बोली, पापा, आप यहाँ क्यों आए। रतनलाल ने निधि के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, बेटी, तू मुझे देखकर खुश होने के बजाय डर क्यों रही है। तभी राधा देवी ने बीच में टोकते हुए रतनलाल से कहा, इसने घर के गहने चुराए हैं, हम इससे सच लिखवा रहे हैं। रतनलाल ने जमीन पर रखा वो कागज उठाया। उस पर लिखा था कि निधि ने गहने लेकर अपने मायके भेज दिए हैं। उन्होंने अपनी बेटी निधि से पूछा, क्या ये सच है। निधि ने रोते हुए सिर हिला दिया और अपने पिता से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया। मेघा ने रतनलाल से कहा, अलमारी की चाबी इसके पास रहती है। तभी वहां खड़ी नौकरानी रज्जो ने डरते डरते धीरे से रतनलाल से कहा, लेकिन चाबी तो हमेशा मम्मी जी के पास रहती है। ये सुनकर राधा देवी ने नौकरानी रज्जो को डांटा और उससे कहा, तू चुप रह। उसी समय शुभम और विनय दुकान से घर आ गए। शुभम ने निधि की ये हालत देखी, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। रतनलाल ने शुभम के पास जाकर उससे पूछा, बेटा शुभम, तुम्हें ये सब पता था। शुभम ने नजरें चुराते हुए रतनलाल से कहा, चोरी वाली बात पता थी, लेकिन कमरे में बंद करने की बात नहीं। निधि ने शुभम की ओर देखा और अपने पति शुभम से कहा, बाकी सब तो पता था ना। मेरे गहने लिए गए, मुझसे पैसे मंगवाए गए, मुझे मायके जाने से रोका गया, ये सब पता था ना। शुभम इस पर चुप रहा। निधि की आंखों से आंसू निकल आए और उसने फिर शुभम से कहा, मैं मानती हूँ तुमने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन जब सब मुझे तोड़ रहे थे तब तुम भी चुप खड़े थे। तभी नौकरानी रज्जो ने सबके सामने सच बताते हुए कहा, गहने दीदी ने नहीं लिए, मैंने विनय भैया को रात में अलमारी से डिब्बा निकालते देखा था। ये सुनते ही सबकी नजर बड़े बेटे विनय पर टिक गई। पहले विनय ने इनकार किया, लेकिन अपनी पत्नी मेघा के रोने पर उसने सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। कारोबार का नुकसान छिपाने के लिए विनय ने ही वे गहने अलमारी से निकालकर गिरवी रख दिए थे। मेघा को इस सच का पता था और राधा देवी को भी अपने बेटे पर शक था, लेकिन अपने बड़े बेटे को बदनामी से बचाने के लिए वो निधि से जबरदस्ती झूठ कबूल करवाना चाहती थी। ससुर चंद्रशेखर ने ये सब जानकर गुस्से में अपनी पत्नी राधा देवी से कहा, अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने बहू को चोर बना दिया। राधा देवी ने अपने पति चंद्रशेखर से सफाई देते हुए कहा, मैंने जो भी किया घर की इज्जत बचाने के लिए किया। निधि ने खड़े होकर शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, जिस घर की इज्जत किसी बेगुनाहों को तोड़कर बचे, ऐसी इज्जत किस काम की माँ जी। रतनलाल ने तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और निधि से कहा, बेटी, चल मेरे साथ। राधा देवी ने पीछे से रतनलाल और निधि से चिल्लाकर कहा, आज गई तो वापस मत आना। निधि ने पहली बार बिना डरे अपनी सास राधा देवी को पलटकर जवाब दिया, जिस घर में सम्मान न मिले वहां वापस आने का कोई मतलब नहीं। इसके बाद वो अपने पिता के साथ घर से बाहर आ गई। ससुराल की दहलीज पार करते ही वो अपने पिता रतनलाल से लिपट कर रोने लगी और बोली, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे सब छुपाया। रतनलाल ने निधि को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए अपनी बेटी से बोले, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तू हर बार यही कहती रही कि मैं ठीक हूँ और मैं हर बार तेरी बात पर भरोसा करता रहा। निधि ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे डर था कि सच जानकर कहीं आपकी तबीयत न खराब हो जाए। रतनलाल ने निधि से कहा, बेटी का दर्द सुनकर पिता टूटता नहीं है, लेकिन ये जानकर जरूर टूट जाता है कि उसकी बेटी सालों तक अकेली ये सब सहती रही। जब दोनों घर पहुंचे तो माँ हेमा ने निधि को गले लगा लिया और उन्होंने निधि से कहा, तो कुछ दिन के लिए आई है या हमेशा के लिए, ये घर तेरा है। कुछ दिन बीतने के बाद शुभम निधि से मिलने उसके मायके आया। शुभम ने निधि से कहा, मेरे साथ चलो, मैं माँ से बात करूंगा। निधि ने शुभम से पूछा, जो काम आप 3 साल में नहीं कर पाए, अब क्या करोगे।
शुभम ने अपनी सफाई में निधि से बोला, मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। निधि ने शुभम को उसकी गलती का एहसास कराते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें लगता है हाथ न उठाना ही अच्छा पति होना होता है। जब मेरे साथ गलत हो रहा था, तब तुम्हारी चुप्पी भी मुझे इतना ही तोड़ रही थी। शुभम ने निधि से कहा, मैं परिवार नहीं तोड़ना चाहता था। निधि ने शुभम से अंतिम बात बोली, परिवार बचाते बचाते तुमने रिश्ता ही तोड़ दिया। इसके बाद शुभम सिर झुकाकर वहां से चला गया। निधि को फिर से एक स्कूल में नौकरी मिल गई। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। करीब 5 महीने बाद शुभम दोबारा निधि से मिलने आया। इस बार शुभम ने निधि से कहा, मैं घर से अलग हो गया हूँ। भैया की दुकान भी छोड़ दी है। अब एक जगह नौकरी कर रहा हूँ। मैं आज तुम्हें लेने नहीं आया, बस ये बताने आया हूँ कि पहली बार मैंने अपनी गलती मानी है। निधि ने शुभम को परखने के लिए उससे पूछा, अगर मैं कभी वापस न जाऊं तो? शुभम ने निधि से कहा, तब भी मुझे बदलना होगा। निधि ने शुभम को तुरंत माफ नहीं किया। उसने समय दिया और कई महीनों तक शुभम के व्यवहार और बदलाव को देखा। फिर एक दिन निधि ने शुभम से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। हम बिल्कुल अलग घर में रहेंगे। मेरे फैसले मुझसे पूछे बिना नहीं होंगे और भविष्य में अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो तुम चुप नहीं रहोगे। शुभम ने निधि को आश्वस्त करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ। निधि ने शुभम को बीच में ही रोक दिया और उससे कहा, वादा मत करो, करके दिखाओ। कुछ महीने बाद निधि शुभम के साथ उसके छोटे से किराए के घर में रहने चली गई। मायके से विदाई के समय उसने अपने पिता रतनलाल से कहा, पापा, उस दिन आप बिना बताए नहीं आते तो शायद मैं आज भी उसी कमरे में बंद होती और घुट घुट कर जी रही होती। रतनलाल की आंखें भर आईं और उन्होंने निधि से कहा, बेटी, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। निधि ने अपने पिता के आंसू पोंछते हुए उनसे कहा, आप देर से आए पापा, लेकिन आए तो सही। उस दिन रतनलाल ने एक बहुत बड़ी बात समझी कि बेटी की विदाई के बाद पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। कई बेटियां अपने माँ बाप को बचाने के लिए हर बार यही कहती हैं कि वो ठीक हैं। कई बेटियां अपने माँ बाप की बीमारी, उनकी आर्थिक हालत या उनकी चिंता को देखकर अपना दर्द छिपा लेती हैं। वे हर बार कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सच बताने से माँ बाप दुखी हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि अपनी परेशानी छिपाकर अकेले सहते रहना किसी समस्या का हल नहीं होता। रिश्तों में चुप्पी बहुत बार गलत लोगों को और मजबूत कर देती है। माँ बाप को भी अपनी बेटी से ऐसा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए जहाँ वो बिना डरे अपनी बात कह सके। उसे ये भरोसा होना चाहिए कि अगर कभी उसके साथ गलत होता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि समझाया और संभाला जाएगा। और बेटियों को माता पिता की खातिर खुद को संकट में नहीं डालना चाहिए। अक्सर बेटियां अपने मायके वालों को तनाव से बचाने के लिए अपना दर्द छुपाती हैं, लेकिन कोई भी माता पिता ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी घुट घुट कर जिए। किसी रिश्ते को निभाने के लिए सहना जरूरी हो सकता है, लेकिन अन्याय सहते रहना भी ठीक नहीं होता। एक अच्छा पति सिर्फ वही नहीं है जो शारीरिक हिंसा ना करे, बल्कि वो है जो अपनी पत्नी के मानसिक और भावनात्मक शोषण के खिलाफ भी खड़ा हो। अन्याय होते देखकर चुप रहना उस अन्याय का हिस्सा बनने जैसा ही है। घर बसाने या रिश्तों को बचाने के नाम पर अत्याचार सहते रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है। चुप्पी अक्सर गलत काम करने वालों का हौसला और बढ़ा देती है, और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना हर बेटी का अधिकार है। श्रोताओं, क्या आपको लगता है कि शुरुआत के 3 सालों में शुभम का अपनी माँ और भाई के सामने चुप रहना सही था? क्या सिर्फ हाथ न उठाना ही एक अच्छा पति होने के लिए काफी है? अगर आप निधि के पिता की जगह होते तो क्या करते? जब निधि फोन पर बार बार सब ठीक होने का नाटक कर रही थी, तब क्या माता पिता को केवल उसकी बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए, या रतनलाल की तरह समय रहते कदम उठाना चाहिए? क्या निधि का शुभम को शर्तों पर दूसरा मौका देना सही फैसला था,
आपके विचार से क्या एक टूटे हुए भरोसे और रिश्ते को इस तरह की शर्तों के साथ दोबारा मजबूती से शुरू किया जा सकता है? आप इस कहानी और इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।